हेलो, राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज हम लोग आ चुके हैं वर्ब की तीसरी क्लास में। 2 क्लासें हम लोगों की वर्ब की कंप्लीट हो चुकी हैं क्रिया, ठीक है। तो आपको बता दें, अभी तक जिस किसी ने भी वर्ब की 2 क्लासें नहीं ली हैं, वो पहले 2 क्लासें वर्ब की कंप्लीट करें। आज हमारी वर्ब की लास्ट क्लास है, ठीक है। चलिए, यानी वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया, ठीक है। आइए जानते हैं इरगेटिव वर्ब्स यानी ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव वर्ब। आपको बता दें, ऐसी वर्ब जो दोनों प्रकार से यूज की जाती हैं, अर्थात कहीं ट्रांसिटिव रूप में तो कहीं इंट्रांसिटिव रूप में प्रयोग की जाती हैं, ऐसी वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? इरगेटिव वर्ब्स बोलते हैं। जो वर्ब्स ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों प्रकार से प्रयोग की जाते हैं, उन वर्ब को हम लोग कहते हैं इरगेटिव वर्ब्स, ठीक है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? ऐसी वर्ब जो किसी स्टेट, स्थिति, दशा को व्यक्त करे, लिंकिंग वर्ब कहलाती है। लिंकिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के स्थान पर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। यानी आपको बता दें, जो लिंकिंग वर्ब होती है उसके ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम किसका यूज करते हैं? कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है, ही इज द डॉक्टर, यानी ये यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब है, और ये आपका क्या हुआ जाके? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी, तो यहाँ पे ये वॉज क्या हुई? हमारी लिंकिंग वर्ब। आपको बता दें, जो लिंकिंग वर्ब होती है इसको हम बी की फॉर्म भी कहते हैं, और आपको हम बता चुके हैं कि बी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये मेरी बी की फॉर्म होती हैं। इनको हम लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपको बता दें, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं एक्शन वर्ब क्या होती है, यानी एक्शन। किसी वाक्य में यदि किसी कार्य का किया जाना पाया जाए तो उस कार्य को व्यक्त करने वाली वर्ब को एक्शन वर्ब कहा जाता है। यानी एक्शन वर्ब मैंने आपको बताया है, जो एक्शन हो रहा होता है, जो क्रिया हो रही होती है, उसी को हम एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे है, ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है, ठीक है। तो यानी जब वो वह पत्र लिखता है तो कुछ एक्शन कर रहा है, कुछ क्रिया कर रहा है, तो ऐसी वर्ब क्या कहलाती हैं? एक्शन वर्ब कहलाती हैं। जैसे अभी हम आपसे कह दें कि ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे वह स्कूल जाता है, यानी जाता है तो क्या कुछ एक्शन हो रही है? यानी वो चल रहा है, जा रहा है, तो कुछ एक्शन हो रही ना। ही ईट्स द फूड, वह कुछ खाता है, तब भी कुछ एक्शन हो रही। तो ऐसी वर्ब क्या कहलाती हैं? एक्शन वर्ब कहलाती है। जिसमें एक्शन शो हो उनको हम क्या कहेंगे? एक्शन वर्ब, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोगों ने वर्ब यानी कंप्लीट किया है, ठीक है। 3 क्लासें हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब आपको बता दें, रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। जो भी डाउट हो तो इस क्लास में आपका सब समाप्त हो जाएगा, ठीक है। वर्ब से लेके यानी जो अभी तक हम ओवरऑल 3 क्लास में पढ़ चुके हैं, वो अब आते हैं रिवीजन करवाते हैं पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। अब पीडीएफ हम ये हैंड रिटन अभी मैंने पढ़ाया, अब आपको हम बुक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आइए चलिए जानते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं यानी रिवीजन वर्ब का, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जाना है कि वर्ब क्या होता है, क्या नहीं, लिंकिंग वर्ब, मॉडल, सॉडल सब पढ़ा है। तो आज संपूर्ण अध्ययन यानी रिवीजन, ठीक है। वर्ब, वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। देखिए, आपको बता दें डेफिनेशन क्या है। अ वर्ब इज वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, यानी जहां एक्शन शो हो और स्टेट यानी अवस्था की बात हो, वो वर्ब कहलाती है, ठीक है। वाक्य में होना या किसी कार्य का किया जाना, वाक्य में होना या किसी कार्य का किया जाना, जैसे कोई सेंटेंस है कि राम खाना खाता है, तो राम क्या कर रहा है? यहाँ पे खाना खा रहा है, यानी कुछ एक्शन कर रहा है, तो ये क्या हुई? वर्ब हुई हमारी, ठीक है।
तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। ठीक है, किसी भी वाक्य निर्माण के लिए वर्ब का होना जरूरी है, अन्यथा वाक्य निर्माण कैसा माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जैसे ये गो है, गो क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ये अगर ओवरऑल देखा जाए ये सबसे छोटा सेंटेंस है। गो क्या है, सबसे छोटा सेंटेंस है जिसका मीनिंग है तुम जाओ। गो का मीनिंग क्या है, तुम जाओ। आपको बता दें जिसमें यू सब्जेक्ट पहले से इम्प्लाइड है, यदि वर्ब को हटा दिया जाए तो वह अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, यानी हम इसको हटा दें, वर्ब को हटा दें। गो हमारी क्या है, वर्ब है। अगर सेंटेंस में हम वर्ब को हटा देंगे तो सेंटेंस का क्या अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आपको बता दें इसका मतलब है तुम जाओ, इसमें यू छिपा हुआ है। क्यों, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑलरेडी इम्प्लाइड होता है और वो सब्जेक्ट होता है यू, और वो छिपा होता है, हाइड होता है। ठीक है, यानी आपको बता दें टैक्स वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, एक मैन वर्ब और लिंकिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, एक प्राइमरी वर्ब और एक मॉडल, यानी टू पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया इसको। जो प्राइमरी वर्ब है वो वी, डू और हैव, यानी इनकी जो फॉर्म होंगी वो कैसी वर्ब कहलाएगी, प्राइमरी वर्ब कहलाएगी। बी, डू और हैव, ये तीनों वर्ब कैसी कहलाएंगी, प्राइमरी वर्ब। ठीक है, और मॉडल विल, शैल, शुड, वुड, कैन, मे, कुड, माइट, मस्ट, आउट टू, ये मेरी कैसे मॉडल है, कैसी वर्ब कहलाएगी, मॉडल वर्ब। ठीक है, आपको बता दें जो मैन वर्ब है ये क्या होगी, एक ट्रांसटेटिव होगी, इंट्रांसिटिव होगी और इरगेटिव वर्ब होगी। देखो, इंट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, यानी बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कैसा होता है, कंप्लीट होता है। तो वो वर्ब मेरी कैसी कहलाएगी, इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। ठीक है, आपको ठीक है, तो अभी हमने आप क्या बताया कि इंट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, यानी बिना ऑब्जेक्ट के, बिना कर्म के वाक्य पूरा होता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ही स्लेप्ट, वह सो गया, तो यहाँ पे क्या ही स्लेप्ट के बाद कुछ ऑब्जेक्ट की जरूरत है, नहीं है। देखो, बिना ऑब्जेक्ट के आपको पता भी चल रहा है कि वह सो गया। जब हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है और टेंस अपने आप में, यानी सेंटेंस कंप्लीट होता है, तो ऐसी वर्ब को हम क्या कहेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे, यानी नो ऑब्जेक्ट, उसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, आपको बता दें, ट्रांसिटिव वर्ब को मैंने टू टाइप्स में तोड़ा है, एक मोनोट्रांसिटिव और एक डाइट्रांसिटिव। मोनोट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जिसमें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और डाइट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जिसमें वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी आपसे ओवरऑल मैं कहूं कि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है तो मोनोट्रांसिटिव वर्ब है, अगर वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट हैं तो डाइट्रांसिटिव वर्ब होगी। ठीक है, देखिए, वर्ब किसी वाक्य सेंटेंस में सब्जेक्ट करता है, यानी जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है उसमें करता, करता किसे कहते हैं, जो करने वाला होता है, यानी जो काम को करने वाला होता है, डूअर जिसे बोलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, करता। करता क्या कार्य, एक्शन कर रहा है, यानी जो मैन मालिक है, जो सब्जेक्ट है, वो क्या एक्शन कर रहा है, वो क्या कार्य कर रहा है, इसका पता वर्ब के माध्यम से चलता है। यानी जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, इस टाइम खा रहा है या खेल रहा है या नाच रहा है, तो सब्जेक्ट का पता हमें किसके अनुसार चलता है, वर्ब के अनुसार चलता है। ठीक है, माई मदर, माई ब्रदर इज प्लेइंग इन द पार्क, मेरा भाई पार्क में खेल रहा है। ठीक है, तो
हमें यहाँ से मेरे भाई के बारे में कैसे पता चला, यानी वर्ब के द्वारा। क्या कर रहा है, खेल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ब हुआ खेलना, ठीक। ऑक्सिलरी वर्ब, आइए जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। आपको बता दें, किसी वाक्य में एक साथ दो वर्ब आए, यानी किसी वाक्य में एक साथ दो वर्ब आए, तो उनमें से एक सहायक क्रिया, यानी जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। सहायता आप मांगते हो किसी से, तो सहायता को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्प। तो हेल्प से ही याद कर लो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। तथा दूसरी मुख्य क्रिया, मुख्य क्या होता है, जो मैन होता है, मुख्य क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो आज आप सीख गए हो कि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब क्या होती है। आइए जानते हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, तो यहाँ पे जो आर है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, या इसको हम दूसरा नाम कह सकते हैं इसका, ऑक्सिलरी वर्ब। ये प्लेइंग है, ये मतलब एक्शन को शो कर रहा है, मतलब खेलना। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, मुख्य हुआ, तो ये क्या हुआ, मैन वर्ब है। इसकी सहायता कौन कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ही डज नॉट ईट मैंगो, तो यहाँ पे ये डज कैसी वर्ब हुई, हेल्पिंग वर्ब है। ईट यानी जहां पे एक्शन हो रहा, कुछ खा रहा, आम क्या है, तो ईट क्या है, मैन वर्ब है। जो एक्शन हो रहा है वो क्या है, मैन वर्ब है, मुख्य। आपको बता दें ये जो नॉट है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में जो नॉट आया हुआ है, वो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा, एडवर्ब। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ही डज नॉट ईट मैंगो, इसमें नॉट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, भाई पार्ट ऑफ स्पीच ही तो हम पढ़ रहे हैं ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ, जाके एडवर्ब है, और ईट क्या है, मैन वर्ब है, यानी इसका पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब हो जाएगी, ठीक है। आपको बता दें, एडवर्ब होता है जो कि सहायक क्रिया के बाद आता, वाद तथा मुख्य क्रिया से पहले। तो ये देखो, सहायक क्रिया के बाद आया और मुख्य क्रिया के पहले, अर्थात दोनों के मध्य में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब, ठीक है। यानी आपको बता दें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। प्राइमरी तो जानते हो, जो प्राइमरी स्कूल होता है। तो चलिए आइए जानते हैं। विभिन्न टेंसेस के निर्माण के लिए हम कुछ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जैसे वी, डू, हैव। यह प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। आपसे अगर हम पूछें वी की वर्ब या प्राइमरी, तो आप क्या बताओगे, वी, डू, हैव। ये कैसी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जिनको हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मैन वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। इन वर्बों को हम बता दें, जो प्राइमरी वर्ब हैं इनको हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ और मैन वर्ब के साथ साथ भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। इन्हें सिर्फ सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं, इन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें सिर्फ सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी हेल्पिंग वर्ब। आपको ये किसकी है, वी की फॉर्म। वी की फॉर्म क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये कैसी वी की फॉर्म है। डू की फॉर्म डू, डज और डिड, ये डू की फॉर्म है। और हैव की फॉर्म हैज, हैव, हैड। इनको मिला के क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। यानी इन्हीं को हम कहते हैं वी की फॉर्म। आपसे अगर कोई पूछता है वी की फॉर्म बताओ, तो ये 5 वी की फॉर्म हुई, और ये डू की, और ये हैव की हुई, ठीक है। चलिए जानते हैं, यानी मैन वर्ब का जब कब काम करेंगे। आपको बता दें वी की फॉर्म मैन वर्ब में वीइंग हो जाता है और वीन। डू में डू, डिड, डन, डच। हैव, हैड और हैज, ये मैन वर्ब का काम करेंगी, ठीक है। यानी मॉडल्स, मॉडल्स क्या होता है, वाक्य में किसी पॉसिबिलिटी यानी संभावना, इंटेंशन यानी इरादा, परमिशन यानी स्वीकृत,
अथवा जरूरत, आवश्यकता आदि को दर्शाने के लिए हमें मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता होती है, जो मैन वर्ब के बाद यानी जो मैन वर्ब के साथ प्रयुक्त होती हैं। ये किसके साथ प्रयुक्त होती हैं? मैन वर्ब के साथ। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ये सारी कैसी वर्ब हैं? मॉडल्स हैं। जैसे ही कैन डू दिस वर्क इजली, तो यहाँ पे ये डू क्या है? ये मैन वर्ब है। डू क्या है? मैन वर्ब। और मैन वर्ब से पहले मॉडल है। कैन क्या है? हमारा मॉडल है। यानी मॉडल के बाद हम किसका यूज करेंगे? मैन वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, आपको बता दें ये प्रेजेंट टेंस की फॉर्म है और ये पास्ट टेंस की। कैन ये प्रेजेंट टेंस में, इसका पास्ट क्या हो जाएगा? कुड। मे का माइट, विल का, वुड, शैल का, शुड, मस्ट का नो फॉर्म, यानी इसकी मस्ट की पास्ट में कोई फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, नीड की कोई फॉर्म नहीं होती, डेयर की भी नहीं, और यूज या यूजेस टू, इसकी पास्ट में यूज टू हो जाता है। ठीक है, और आउट टू ये पास्ट की है, इसकी प्रेजेंट में कोई फॉर्म नहीं होती है मॉडल की। ठीक है, आपको बता दें जैसा कि दोनों फॉर्म प्रेजेंट तथा पास्ट में दिया गया है, यानी ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है, इनमें से कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनको फ्यूचर टेंस, कुछ को पास्ट टेंस तथा कुछ को प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं। यानी आपको बता दें इनमें जो कुछ मॉडल्स हैं वो हम फ्यूचर में भी यूज करते हैं और पास्ट में भी यूज करते हैं और प्रेजेंट में भी यूज करते हैं। ठीक है, यह सब कंटेक्स्ट के अनुसार निर्धारित होता है कि किस वाव को कौन सा मॉडल व्यक्त करना होगा, यानी कब हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे, वो तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अनुसार। ठीक है, जैसे कुड का यूज पास्ट तथा प्रेजेंट दोनों में किया जा सकता है, जबकि यह पास्ट फॉर्म में है। आपको बता दें ये किस फॉर्म में है? पास्ट फॉर्म में है, लेकिन हम इस कुड का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? प्रेजेंट और पास्ट में दोनों में कर सकते हैं, लेकिन है किसकी फॉर्म? पास्ट की। अगर आपसे कोई पूछता है बताओ कुड किसकी फॉर्म है, तो आप कह सकते हो पास्ट की है, लेकिन हम इसे प्रेजेंट पास्ट दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? यानी मैन वर्ब। आपको बता दें मैन वर्ब वह वर्ब जिससे किसी वाक्य में होने वाले कार्य, किसी की शर्त, दशा, स्थिति आदि को समस्त प्रकार से कार्यकलापों का बोध होता है। मुख्य क्रिया प्रदान यानी मैन वर्ब कहलाती, जो मैन काम होता है उसी को तो मुख्य आदमी बोलते हैं। मैन वर्ब वही होती है। जैसे जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, आपको बता दें आपने कभी कभी देखा होगा लिखा हुआ, चलो अभी उसी में बता रहे हैं। जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, खासकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसे छोड़कर यह सब्जेक्ट से हटकर होती है, अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आती है। जैसे यहाँ पे है ही हैज प्लेड वेल इन द टूर्नामेंट, तो यहाँ पे ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और ये प्लेड क्या हुआ जाके? मैन वर्ब। ही सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मैन वर्ब है। आपको बता दें वाक्य में मैन वर्ब का होना जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं, यानी बिना मैन वर्ब के वाक्य पूरा नहीं होगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस कहलाएगा यदि वाक्य में मैन वर्ब नहीं है। ठीक है, तो आपको बता दें क्रिया का वह रूप बदलता, मतलब ये क्या हुआ? मैन वर्ब। आई प्ले क्रिकेट, यानी प्ले यहाँ पे क्या हुआ? मैन वर्ब। मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो यहाँ पे ये क्या हुआ? मैन वर्ब है। ठीक है, दे वर्क वेरी हार्ड, तो यहाँ पे वर्क क्या है? मैन वर्ब, यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब आपको सेंटेंस में ना दिखे तो वो किसका रूप ले लेगी? मैन वर्ब, यानी तो क्या होगी? वर्ब मैन वर्ब होगी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं
उसके बाद हमने क्या सीखा था कि इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसी क्रियाएं वर्ब जिनके प्रयोग के बाद वाक्य में किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग आवश्यकता ना हो, अर्थात वाक्य का अर्थ बिना ऑब्जेक्ट लिखे पूर्ण हो, अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। आपको बता दें जो बिना ऑब्जेक्ट यानी बिना कर्म के जो वाक्य कंप्लीट हो उस वर्ब को हम क्या बोलेंगे? इंट्रांसिटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है, जैसे आई स्लेप्ट, मैं सो गया, तो यहाँ पे स्लेप्ट कैसी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। और ये कंप्लीट मीनिंग भी है कि मैं सो गया, मतलब हमें वाक्य कंप्लीट पता चल रहा है कि मैं सो गया। ही गोइज, वह जाता है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट यानी कंप्लीट मीनिंग। आपको बता दें वह जाता है, यहाँ से हमें बात कंप्लीट हो रहा है कि वह जाता है, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की तो जरूरत नहीं है, पता चल रहा कि हाँ वह जा रहा है, तो ये गोइज कैसी वर्ब हुई? इंट्रांसिटिव वर्ब हुई। ठीक है, शी गोइज टू हर स्कूल एवरी मॉर्निंग एट 9 AM। ये यहाँ पे गोइज क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है, और ये हर स्कूल ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। आपको बता दें कि जब भी इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यदि लगाना चाहो तो इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन का यूज करना होगा आपको। जैसे यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है? टू। इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद मैंने प्रेपोजिशन यूज किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट आएगा वो किसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा? प्रेपोजिशन का, ना कि इंट्रांसिटिव वर्ब का। क्यों? जो ये ऑब्जेक्ट होगा वो किसका है? प्रेपोजिशन का है। ठीक है, इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट लिखना है तो सबसे पहले किसी प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे किया है, और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट लिखा है, जो लिखा जाएगा वह प्रेपोजिशन का ही होगा, ना कि उस ट्रांसिटिव वर्ब का। जो मेरा पीछे ऑब्जेक्ट होगा वो किसका ऑब्जेक्ट होगा? प्रेपोजिशन का होगा। ठीक है, ही स्लीप्स, ये कैसी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब, नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, कोई नीड नहीं होती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, चलिए जानते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, ऐसी वर्ब जिनके बाद सीधे ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, यानी ऐसी वर्ब, ऐसी क्रिया जिनके बाद हमें सीधे ऑब्जेक्ट यानी कर्म की आवश्यकता होती है। अर्थात कुछ वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट ना लिखा जाए तो वाक्य का अर्थ अपूर्ण रहता है, यानी ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना लिखा जाए तो वाक्य कैसा होगा? अपूर्ण होगा, यानी कंप्लीट नहीं होगा। वाक्य जब ही कंप्लीट होगा ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य हो। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं। राधा हैज रिटन अ लेटर, अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना लिखें तो क्या है? राधा हैज रिटन, राधा ने लिखा। क्या लिखा? क्या आपको पता है क्या लिखा? वाक्य अपूर्ण है तो हम कह देंगे क्या लिखा? अ लेटर, यानी राधा ने एक पत्र लिखा। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, तो ये वर्ब कैसी होगी? ट्रांसिटिव वर्ब होगी, यानी मैन वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, यानी राधा ने लिखा। क्या लिखा? व्हाट से आंसर मिला तो वो क्या हुआ? ट्रांसिटिव। अ लेटर, यानी एक पत्र लिखा। रिप्लाई मिला व्हाट से, क्या क्या लिखा? अ लेटर, एक पत्र लिखा। ठीक है, ही प्लेड अ सॉन्ग ऑन पियानो, तो यहाँ पे ये क्या है? वह खेलता। क्या खेलता? नहीं पता ना, लेकिन जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ सॉन्ग ऑन पियानो, यानी आपको बता दें ओवरऑल ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, जिससे वाक्य का अर्थ पूरा हो सके, यानी कंप्लीट सेंटेंस हो सके।
जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा वो मोनोट्रांसिटिव होगा। कुछ ट्रांसिटिव वर्ब के बाद सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, अर्थात ऐसी वर्ब जिनके बाद सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट लिखा जा सके मोनोट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे ही एडमायर्ड यू, वह तुम्हारी प्रशंसा करता है। तो यहाँ पे ये एडमायर क्या हुआ, ट्रांसिटिव वर्ब हुआ, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी एक ही ऑब्जेक्ट है। जब एक ऑब्जेक्ट हो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद तो वो कैसा ट्रांसिटिव होगा, मोनोट्रांसिटिव। और जब दो ऑब्जेक्ट हो यानी डाई ट्रांसिटिव किसे कहते हैं, ऐसी वर्ब जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट लिखे जा सकते हैं, ठीक है, यानी लिखे जा सकते हैं, अर्थात वाक्य का भाव मीनिंग पूर्ण करने हेतु डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। आपको बता दें कि डाई ट्रांसिटिव वर्ब क्यों यूज करते हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट क्यों आते हैं। वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी हम जानते हैं, He gifted me a beautiful car, यानी उसने मुझे एक उपहार में क्या दी, कार दी, यानी बहुत सुंदर सी कार उपहार में दी, ठीक है। तो क्या दी, यानी जब आंसर आपको मिले क्या, कि उसने मुझे गिफ्ट दिया, क्या दिया, यानी जब रिप्लाई व्हाट से आंसर मिले तो वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो ये मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट, और ये कार क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। आपको बता दें जब व्हाट का रिप्लाई मिले यानी जब आंसर आपको क्या से मिले तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और जब आंसर होम से यानी किसको, किसको उपहार में दी, मुझे दी, जब आंसर आपको रिप्लाई किसको से मिले तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कैसा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, डाई ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। जो गिफ्टेड है ये कैसी वर्ब है, डाई ट्रांसिटिव है। क्यों है डाई ट्रांसिटिव, क्योंकि इस वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट हैं। यदि एक ऑब्जेक्ट होता तो मोनो ट्रांसिटिव वर्ब होती, ठीक है। अगर एक भी ऑब्जेक्ट ना होता तो इंट्रांसिटिव वर्ब होती। आई हैव रिटन अ लेटर टू माई फादर, मैंने अपने पिता को एक पत्र लिखा। यानी आपसे अगर हम कहें कि क्या लिखा, जब क्या से आंसर मिले व्हाट से, क्या लिखा, पत्र लिखा। जो यहाँ पे पत्र है तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों, क्या लिखा, पत्र लिखा। क्यों, व्हाट से आंसर मिले, जब भी आपको व्हाट से रिप्लाई मिले तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। किसको लिखा, यानी पत्र लिखा, किसको लिखा, पिताजी को लिखा। तो पिताजी को लिखा, जब आंसर हमें होम से मिले तो वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, यानी माय फादर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आपने क्या अब सीखा कि जो डाई ट्रांसिटिव वर्ब है वो अपने पीछे दो ऑब्जेक्ट लेती है। जो दो ऑब्जेक्ट होगी वो किस रूप में होंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जब हमें आंसर व्हाट से मिलता है, यानी रिप्लाई हमें व्हाट से मिलता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जब हमें आंसर होम से मिले, यानी किसको से मिले, ठीक है। इरगेटिव्स वर्ब होती हैं, यानी ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब दोनों यूज होती हैं, तब हम क्या बोलते हैं मिला के, इरगेटिव्स वर्ब। ऐसी वर्ब जो दोनों प्रकार से यूज की जाती हैं, अर्थात किसी ट्रांसिटिव रूप में तो कहीं इंट्रांसिटिव रूप में की जाती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, इरगेटिव्स वर्ब कहेंगे। यानी कहीं ट्रांसिटिव के रूप में यूज होती हैं, कहीं इंट्रांसिटिव वर्ब में यूज होती हैं, तो हम क्या कहेंगे, इरगेटिव्स वर्ब। ये हैं देखो इरगेटिव, वेगन, ब्रेक, चेंज, क्लोज, वॉयल, वेक, फ्रीज, ड्रॉप, ड्राई, ये आपकी कैसी वर्ब हैं, इरगेटिव्स वर्ब हैं। इनको हम ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों रूप से यूज कर सकते हैं, ठीक है।
यानी लिंकिंग वर्ब। आपको बता दें लिंकिंग वर्ब ऐसी वर्ब जो किसी स्टेट यानी स्थिति दशा को व्यक्त करे लिंकिंग वर्ब कहलाती है। लिंकिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के स्थान पर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। यानी जो लिंकिंग वर्ब होती है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, जैसे ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो क्या हुआ यहाँ पे, इज कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, और जो ये ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है। आई वॉज वेरी हैप्पी, तो यहाँ पे वॉज क्या है, लिंकिंग वर्ब। आपको बता दें लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो वी की फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। स्टैटिक वर्ब क्या होता है, किसी वाक्य में स्टेट ऑफ बीइंग को रेफर करने वाली वर्ब को स्टैटिक वर्ब कहा जाता है। जैसे टू बी, अपीयर, सीम, लुक, बिकम, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हियर, लिसन, स्टैटिक वर्ब। आपको बता दें स्टैटिक वर्ब का यूज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में और एक्टिव पैसिव में इतना है, यानी उनका रूल ही चेंज हो जाता है, अलग टाइप से बनते हैं। ठीक है, जब हमारी स्टैटिक वर्ब्स आ जाती है, बिकम है, साउंड है, स्मेल है, टेस्ट है, ठीक है, ये हमारी स्टैटिक वर्ब होंगी। एक्शन वर्ब क्या होता है, आपको बता दें, किसी वाक्य में यदि किसी कार्य का किया जाना पाया जाए तो उसको व्यक्त करने वाली वर्ब को एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे क्या है, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है, ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। यानी एक्शन वर्ब मैंने क्या कहा, जो किसी क्रिया का किए जाने को दर्शाए, यानी यहाँ पे क्या, राइट यानी लिख रहा है, किसी एक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो राइट्स है ये क्या है, वर्ब है, लेकिन कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब है। वर्ब दो ही होती है, एक एक्शन और एक स्टेट होगी। ठीक है, चलिए आपको बता दें, आप सभी लोग ये याद कर लेना, आपको बता दें वर्ब फॉर्म, किसी भी वर्ब की मुख्य चार फॉर्म रूप होती हैं। कितनी होती हैं, चार। कहने को लोग तीन कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और आपने सुना होगा फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म भी सुना होगा। जैसे हम आपको बता दें, ये जो मेरी गो है, गो माने क्या होता है, जाना, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म गॉन। इसी की फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग। और लोगों ने पांचवी फॉर्म अपने पास से पैदा कर दी है, वो क्या है, यानी जिसमें एस या ई एस, यानी गुइस, जिसमें एस या ई एस लग जाती है वो वर्ब की पांचवी फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो मुख्य तीन है, आपको बता दें, जैसे टेक, टुक, टेकन, लुक, लुक्ड, लुक्ड, और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाती है, जिसमें आईएनजी लगा दो, जिसमें आईएनजी लगा दो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। जैसे राइट, राइट कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। राइट की सेकंड फॉर्म रॉट, और थर्ड फॉर्म रिटन, फोर्थ फॉर्म राइटिंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट्स। तो आपको बता दें, आप ये यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सभी लोग आप याद कर लो, ये सारी फॉर्म है। ठीक है, देखो कुछ लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वो हो जाती है फोर्थ फॉर्म कहते हैं, तथा बेस फॉर्म में के साथ एस या ई एस, जैसे लाइक्स, लाइक में हमने क्या जोड़ दिया, ई एस यानी एस, तो इसे वर्ब की पांचवी फॉर्म बोल देते हैं। लेकिन फॉर्म
फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तथा फोर्थ फॉर्म को वर्ब आईएनजी फॉर्म ही बोला जाता है। वास्तव में वर्ब की चौथी फॉर्म तथा तीसरी फॉर्म जैसा कुछ भी नहीं है पांचवी फॉर्म। यानी आपसे ओवरऑल का है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। चौथी में आईएनजी जोड़ दो हर वर्ब के पीछे बेस फॉर्म में, तो वो चौथी फॉर्म बन जाती है। अगर बेस फॉर्म में हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो पांचवी फॉर्म बन जाती है, ठीक है। आपको बता दें मॉडल, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1, मॉडल। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को कभी मैन वर्ब की तरह यूज नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है आपको बता दें, ही इज अ डॉक्टर, तो ये यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब थी, वी की फॉर्म थी, लेकिन ये यहाँ पे हम कैसे यूज कर रहे थे, मैन वर्ब के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैन वर्ब के रूप में यूज कर रहे थे, लेकिन मॉडल में ऐसा नहीं है। मॉडल में कभी मैन वर्ब की तरह यूज नहीं किया जा सकता, यानी हम मॉडल में ऐसे नहीं कर सकते यूज, ठीक है। लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को मैन वर्ब कुछ कंडीशन में माना जा सकता है, यानी कुछ ऐसी कंडीशनें हैं जिसमें हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। जैसे अर्थात कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट के बाद हमें किसी ना किसी मैन वर्ब की बेस फॉर्म और वेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव विदाउट टू लिखना ही पड़ेगा। यानी आपको बता दें जो ये मॉडल वर्ब है, मॉडल है, उसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता यानी जो पड़ेगी वो बेस फॉर्म की। कैसे, जैसे ही कैन मी सम मनी, तो यहाँ पे ये क्या हुआ मॉडल, और ये मी क्या है ऑब्जेक्ट है, जो कि गलत है। यानी कैन के साथ वर्ब की बेस फॉर्म नहीं है, यहाँ पे बेस फॉर्म नहीं है। ही कैन गिव मी, ये क्या है, ये गिव बेस फॉर्म है। यानी आपको बता दें ओवरऑल मॉडल वर्ब कोई सी भी हो उसके बाद बेस फॉर्म का होना जरूरी है। और यहाँ पे ये बेस फॉर्म नहीं, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही, मी यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है। ये देखो ये मॉडल है और मॉडल के बाद जस्ट क्या दे दिया ऑब्जेक्ट, जो कि गलत, ऐसा नहीं होगा। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की बेस फॉर्म होगी। अच्छा वर्ब की बेस फॉर्म किसे कहते हैं, जैसे गो है, यही बेस फॉर्म है। जैसे अभी हम कह रहे हैं गिव, ये बेस फॉर्म, ही कैन गिव, ये क्या है बेस फॉर्म है। मी, यानी बेस फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो ये टेंस क्या हुआ राइट हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे माई ब्रदर कुड नॉट यस्टरडे, तो यहाँ पे ये क्या है बेस फॉर्म तो है ही नहीं। और अभी हमने क्या पढ़ा कि मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म का होना अनिवार्य है। जैसे माई ब्रदर कुड नॉट कम, ये कम क्या है बेस फॉर्म है। आपको बता दें कम और कैम फिर कम, ये बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म को ही हम लोग बेस फॉर्म बोलते हैं। ये सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो आपने क्या सीखा कि मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म का होना जरूरी है। आपको यदि बेस फॉर्म नहीं मिलेगी तो टेंस कैसा होगा गलत, ठीक है। यानी आपको देखो जैसे यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरी को जब मैन वर्ब की तरह यूज करते हैं, यानी
जब बी की फॉर्म को हम मैन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो वह निम्नलिखित टेंस में व्यक्त होती है। कैसे? ठीक है, जैसे आपको बता दें, जो बी की फॉर्म है तो ये हम कैसे यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बी की फॉर्म क्या है? इज, एम, आर। और पास्ट में क्या हो जाएगी बी की फॉर्म? वाज और वर। डू की फॉर्म डू, डज। पास्ट में डिड। हैव की फॉर्म क्या हो जाएगी प्रेजेंट में? या तो हैज होगी या हैव होगी। लेकिन आपसे पूछे पास्ट में क्या हो जाएगी तो आप बताएंगे क्या? हैड। ध्यान रखें कि इज, एम, आर, वॉज, वर, इनको हम लिंक वर्ब या लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। आपसे कोई पूछ दे कि लिंक वर्ब क्या होती है या लिंकिंग वर्ब क्या होती है या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है या वी की फॉर्म क्या होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा कि इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, क्योंकि यह सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग को रेफर करती है। ये वर्ब किसको रेफर करती हैं? स्टेट ऑफ बीइंग को रेफर करती हैं। ठीक है, तथा अपने साथ कॉम्प्लीमेंट नाउन या एडजेक्टिव ही ले सकती हैं। जो कॉम्प्लीमेंट लेंगी वो कैसा, यानी नाउन होगा। अगर नाउन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? एडजेक्टिव। जैसे आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पे ये बॉय क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, यानी जो नाउन की विशेषता बताए वो क्या है? एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट। तो ये एडजेक्टिव हुआ इंटेलिजेंट। बॉय क्या है? नाउन है, क्योंकि नाउन की जो विशेषता बताता है वही तो एडजेक्टिव होता है, यानी विशेषण। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब क्या है? एम, आई एम। यहाँ पे कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। और ये द मोस्ट इंटेलिजेंट वर्ब, ये क्या हुआ? यानी कॉम्प्लीमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि जो लिंकिंग वर्ब होगी उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट में क्या हो सकता है? या तो नाउन और या फिर एडजेक्टिव। ये कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट 2, यानी सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? जैसे ये है सी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये वॉज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, और गर्ल क्या है? नाउन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट 2 कहता है किसी मॉडल ऑक्सिलरी का किसी वाक्य के सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर, यानी पर्सन या नंबर, एक वचन बहुवचन से कोई लेना देना नहीं है। ना ही मॉडल ऑक्सिलरी के साथ कभी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी आईएनजी का यूज होता है। सिर्फ बेस फॉर्म या बेस इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि मॉडल वर्ब के पीछे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या चाहिए होती है? उसे वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए होती है। जैसे क्या है? कैन यू पेंट दिस वॉल, तो ये क्या है? मॉडल वर्ब है, और ये क्या है? बेस फॉर्म है। कैन यू पेंटेड, ये सेकंड फॉर्म है, और यही पेंटेड क्या है? थर्ड फॉर्म है। या हम करते हैं पेंटिंग दिस वॉल, टेंस कैसा है? गलत। क्यों? क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, और आप जानते हो मॉडल वर्ब के पीछे वर्ब की बेस फॉर्म आती है। आप ध्यान रखें कि इंग्लिश कहीं भी आपको दिखे, अगर मॉडल वर्ब है और उसके पीछे बेस फॉर्म नहीं है तो टेंस कैसा होगा? गलत होगा, क्योंकि मॉडल वर्ब अपने पीछे क्या लेती है? बेस फॉर्म लेती है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, लेकिन यदि प्रोग्रेसिव मीनिंग चाहिए हो तो कंटिन्यूटी को रेफर करने के लिए, यानी निरंतरता को रेफर करने के लिए मॉडल्स के साथ बी लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। आपको बता दें, अगर कोई मॉडल है, यानी मॉडल के बाद वी लगाने के बाद आईएनजी लगा सकते हैं। यानी जो मॉडल है सेल, विल, कुड, जो भी है, उसके बाद हम बी को लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की फॉर्म यूज कर सकते हैं आईएनजी। ठीक है, जैसे कि ये ही मस्ट बी,
ये मॉडल है, इसके बाद वी लग गया तो ये हम प्लेइंग क्रिकेट नाउ। अब ये कैसा है, ठीक है, यानी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट मॉडल्स, यानी मॉडल्स आपका कुछ भी हो सकता है, शैल शुड कैन कुड मे माइट प्लस वी प्लस वर्ब की आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर था। कॉन्सेप्ट 3 क्या सिखाता है, प्रेरणार्थक क्रिया यानी कजेटिव वर्ब। कजेटिव वर्ब क्या होती है, यदि कुछ विशेष वर्ब जैसे मैक, गेट, कॉज तथा हैव को किसी वाक्य का अर्थ प्रकट करने के लिए मुख्य क्रिया यानी मुख्य क्रिया जैसे मेन वर्ब से पूर्व मतलब पहले लगा दें तो ये वर्ब कैसी हो जाएंगी, कजेटिव वर्ब हो जाएंगी। ठीक है, कजेटिव का अर्थ है अपना काम स्वयं ना करके दूसरों से करवाना यानी प्रेरित करना। जैसे अभी हम कह दें अपना काम स्वयं ना करके दूसरे से करवाना, जैसे बाल कटवाना, तो ये मेरा काम है बाल कटवाना, लेकिन ये अपने स्वयं ना काट के हम किसी दूसरे से कटवाते हैं, तो यहाँ पे ये कैसी वर्ब हुई, कजेटिव वर्ब हुई। तो समझ गए कजेटिव वर्ब किसे कहते हैं, अपना काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाना, तो उसे हम बोलते हैं कजेटिव वर्ब। ठीक है, आइए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका, सब्जेक्ट प्लस कजेटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद वर्ब लेंगे। जैसे आई शैल हैव दिस आर्टिकल सेंड टू यू, तो यहां पे ये क्या है, आई सब्जेक्ट हुआ, शैल हैव क्या है यानी मॉडल कजेटिव वर्ब। क्या बोलोगे इसको, मॉडल। क्यों, अभी मैंने आपको बताया मॉडल क्या होता है, शैल शुड विल वुड ये सारे क्या है, मॉडल है। दिस आर्टिकल सेंड टू यू, ये क्या है, सेंट यानी भेजना, तुमने किसी को आर्टिकल भेजा यानी सेंट माने भेजना, तो ये मैन वर्ब है। और दिस आर्टिकल ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, फिर वो ऑब्जेक्ट यानी मैं ये वस्तु आपको भिजवा दूंगा। क्या है, मैं ये वस्तु आपको भिजवा दूंगा, स्वयं ना भिजवा कर कि भिजवा दूंगा किसी के द्वारा, तो यहाँ पे कैसी वर्ब, खुद ना करके किसी अन्य से करवाना कजेटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, जैसे है आई गॉट दिस हाउस पेंटेड बाय हिम, मैंने ये घर उससे पेंट करवाया, यानी स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाना, तो ऐसी वर्ब क्या कहलाएगी, कजेटिव वर्ब। तो यहाँ पे गॉट क्या हुई, कजेटिव वर्ब, और ये पेंटेड क्या हुई, मैन वर्ब हुई। ठीक है, कॉन्सेप्ट 4, कजेटिव वर्ब का यूज करते समय ध्यान रखें कि गेट तथा हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब तथा मैक के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन केस के साथ इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का यूज होता है। आपको बता दें ये जो टू है इन्फिनेटिव, ये अपने पीछे क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे गेट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैक अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लेगा, और कॉज को क्या लेगा, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, ये है आई कैन हैव माई कार ड्राइवन बाई यू, मैं अपनी कार तुमसे चलवा सकता हूं, मैं अपनी कार तुमसे चलवा सकता हूं, तो यहाँ पे ये क्या हुई, कजेटिव वर्ब, और माई कार क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव, और ड्राइवन यानी ड्राइव, और ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या हुई, ड्राइवन, तो ये। ठीक है, आई विल गेट इट डन बाई टुमारो, मैं कल तक इसे करवा दूंगा, यानी मैं कल तक इसे करवा दूंगा, तो ये गेट क्या हुई, कजेटिव वर्ब हुई, और जो ये डन है ये थर्ड फॉर्म होगी। क्यों, अभी मैंने आपको बताया था कि जो गेट है वो अपने पीछे क्या लेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हैव है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो मैक है ये कजेटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, कजेटिव, मैक अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म, और कॉज अपने पीछे टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है,
देखो कॉन्सेप्ट 5 क्या है आपका, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में वर्ब टू प्लस वी। आपको बता दें जो एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होती है टू प्लस वी, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, वी, वीन के साथ वर्ब की आईएनजी प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आपको बता दें कि जो हम एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो हम टू प्लस वी के बाद है, यानी ये टू क्या है, इन्फिनेटिव है, इसके बाद ये वी की फॉर्म आ गई और इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम एक्टिव पैसिव में जानेंगे। ठीक है, जैसे ये एक सेंटेंस है, ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये एक्टिव है। आई वॉज रीडिंग अ बुक देन, ये भी एक्टिव है। तो इसका पैसिव क्या हुआ, इसका देखो इधर, पैसिव द गेम वॉज प्लेड, ये है। आपको बता दें जब भी हम पैसिव बनाते हैं, जैसे अभी हमने एक पैसिव आपको बता दें, ही इज written a letter, यानी जब हम पैसिव बनाते हैं, ये जो टेंस एक्टिव होगा वो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और जब हम इसका जब मैंने पैसिव बनाया तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगाई, कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है और यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो वही तो यहाँ पे बोला गया है कि जो टू प्लस वी यानी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ले सकता है। पैसिव वॉइस में जो ये है अपने पीछे थर्ड फॉर्म ले सकता है। ठीक है, जैसे आई राइट दिस नॉवल, ये एक्टिव है तो क्या हो जाएगा, दिस नॉवल इज, ये किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है, यानी टू बी की बोलेंगे इसे, रिटन बाय मी। ठीक है, ये तो हम एक्टिव पैसिव में जानेंगे। कॉन्सेप्ट 6 क्या है, टू डू, यानी जो डू की फॉर्म है, डू की फॉर्म कौन से, एक डज है, डू है और डिड। वी की फॉर्म अभी हमने जाना, इज, एम, आर, वॉज, वर। डू की फॉर्म कौन सी होती है, डज, डू, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तथा टू हैव, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ध्यान रखना, आपको कभी भी डू यानी डज और डिड मिल जाए तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और यदि आपको हैज, हैव और हैड ये वर्ब आते हैं तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, टू डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज कभी नहीं होता है, लेकिन वर्ब टू हैव के साथ यदि बीन का यूज किया गया हो तो वर्ब की आईएनजी का यूज किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, जब टू हैव के साथ बीन का यूज हो, यानी टू हैव के साथ बीन का भी यूज हो तो हम आईएनजी यूज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ये ही डज नॉट वर्किंग हेयर, तो यहाँ पे ये डज है और अभी हम क्या सीख के आए कि जो डू की फॉर्म है जो अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लेती हैं और यहाँ पे तो आईएनजी लग गई, तो ये टेंस कैसा हुआ, गलत हुआ। तो सही क्या होगा, ही डज नॉट वर्क हेयर, क्यों, यहाँ पे आईएनजी नहीं लेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म रहेगी, डू, डिड, डज, ये अपने पीछे वर्ब की
बेस फॉर्म लेती हैं, तो यहाँ पे आईएनजी नहीं होगा। आई डिड नॉट वांटेड टू मीट यू देन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है वांटेड, यानी वांट, वांटेड, वांटेड, सेकंड थर्ड फॉर्म यही होती है। ठीक है, आपको बता दें। ठीक है, इसके बाद क्या है, आई डिड नॉट वांट टू मीट यू देन, यानी आपको बता दें यहाँ ये वांटेड लिया। अभी हमने क्या बताया था कि जो डू की फॉर्म होगी उसके पीछे क्या आता है, वर्ब की बेस फॉर्म, और यहाँ पे ये क्या थी, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, जो हम डू की फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, तो ये वांट हो गया, यानी वर्ब की बेस फॉर्म। जब भी आपको डू, डड यानी डिड जो भी मिले उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है टाइप मेरा, आपको बता दें कॉन्सेप्ट 7, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस यानी आपको बता दें आदेशात्मक वाक्य। मॉडल्स वाले लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस तथा हैविट यूनिवर्सल ट्रुथ बताने वाले सेंटेंस आज के साथ मुख्य क्रिया बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब अर्थात वर्ब की बेस फॉर्म का यूज होता है। आपको बता दें इम्परेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य वो होते हैं जो वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे क्या है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर मी, तो ये यानी वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट है। ब्रिंग माने होता है लाना, जब वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट हो तो टेंस कैसा होगा, इम्परेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट गो देयर, तो यहाँ पे ये क्या है, डू नॉट गो, ये किससे स्टार्ट है, लेकिन आपको बता दें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव इम्परेटिव है। तो आगे हमने क्या ले लिया, डू प्लस नॉट, यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किससे होना चाहिए, वर्ब की बेस फॉर्म से। जो गो, गो क्या है यहाँ पे मेरी वर्ब की बेस फॉर्म है। ठीक है, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, तो ये क्या हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। जैसे लेट, जब लेट से स्टार्ट हो तो लेट मी हेल्प, यानी ये क्या है, हेल्प वर्ब की बेस फॉर्म है। जब वर्ब की बेस फॉर्म से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य कहलाता है, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट 8 क्या है, यानी आपको बता दें किसी वाक्य में यदि लास्ट प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड, यानी जब लास्ट में जो सेंटेंस में जो टाइम दिया होता है, गिवन होता है, एगो तथा एज सुन एज आदि का यूज किया गया हो, तो ऐसे वाक्यों में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। कैसे, जैसे ही केम टू मीट मी लास्ट नाइट, यानी ये हमें बता रहा है पिछली रात, और पिछली रात का मतलब क्या हुआ, पास्ट, और पास्ट में हम कौन सी वर्ब की यूज करते हैं, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जो यहाँ पे कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, यानी कम की सेकेंड फॉर्म कैम। आई मेट हिम अ फ्यू डेज एगो, यानी कुछ दिन पहले, एगो माने पहले, यानी जो काम पहले हो जाए वो पास्ट में, और पास्ट में जो होता है उसके साथ क्या लेते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट 9, यानी कैन और कुड का यूज कहाँ होता है। आपको बता दें कैन और कुड कहाँ यूज करते हैं। यूज नंबर 1, कैन प्रेजेंट टेंस में, आपको बता दें कैन कहाँ यूज होगा, प्रेजेंट टेंस में, तथा कुड पास्ट में होगा। ठीक है, किसी चीज यानी कोई भी चीज, जैसे ये मार्कर हुआ, या व्यक्ति, एबिलिटी, एबिलिटी बोलते हैं क्षमता, एबिलिटी या पावर, स्ट्रेंथ या कैपेसिटी, यानी उसकी योग्यता एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कैन यू डू दिस वर्क, वह ये काम कर सकता है, यानी उसकी क्षमता, क्षमता है। जैसे हम आपसे कह दें कि आज तुम 2 चैप्टर याद कर सकते हो, तो ये आपकी कैपेसिटी हुई, यानी एबिलिटी हुई, एफिशिएंसी हुई, आपकी क्या है, आपकी क्षमता है, तुम ऐसा काम कर सकते हो।
वह ऐसा काम कर सकती है, वह इतना काम कर सकती है, वह इतना वजन उठा सकती है। यानी जहाँ पे भी ऐसी बात होती है कैपेसिटी यानी एफिशिएंसी की बात हो, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। ठीक है, ही कैन कंप्लीट दिस वर्क, यानी उसकी क्षमता है कि वह ये काम कंप्लीट कर सकती है, तो हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, यानी जो प्रेजेंट में कर सकता है तब कैन का यूज करेंगे, और जो पास्ट में कर सकता हो तब हम कुड का यूज करेंगे। जैसे ही कुड नॉट डू दैट, यहाँ पे भी एबिलिटी इन पास्ट, यानी वो कह रहा है वो पास्ट का, डू दैट पहले, आई कुड प्रूव माई इनोसेंस, ये किसका यहाँ पे सेंस निकल रहा है? यानी पास्ट का। जब भी टेंस पास्ट का यानी भाव दे तो हम कुड का यूज करेंगे, और जो प्रेजेंट को दर्शाए तब हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है? कैन का यूज परमिशन, परमिशन बोलते हैं आज्ञा या स्वीकृत या किसी की अनुमति लेने तथा देने के लिए किया जा सकता है। कैन आई कम टू मीट यू अगेन, यानी यहाँ पे परमिशन ली जा रही है कि कैन आई कम, मैं आ सकता हूं, मीट यू अगेन नेक्स्ट टाइम। कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, दिस प्रोजेक्ट, यानी यह इस कार्य में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हम आपसे परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं इस कार्य, इस जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। जब परमिशन की बात आ जाए तो हम कैन का यूज करते हैं। आपको बता दें इसके साथ ही कैन का यूज किसी टाइपिकल कॉमन इंसिडेंट को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, यूज थर्ड क्या है? कैन का यूज किसी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी तथा कुड का यूज रिमोट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलिए कैन कुड का यूज है, और आपको एक की पॉइंट बता दें, इंपॉर्टेंट है। नरेशन, जिसको हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन में क्या होता है? नरेशन के यदि डायरेक्ट स्पीच में कैन आया हो, यदि डायरेक्ट स्पीच में कैन आया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय कैन को हम कुड में चेंज कर देते हैं। यदि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहे हो, अगर डायरेक्ट में कैन है तो कैन किस में चेंज हो जाएगा? कुड में चेंज हो जाएगा। जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन राइट अ लेटर, ये कैसा है? डायरेक्ट है। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड, जब कंजंक्शन क्या यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन किसका यूज करेंगे? दैट का, दैट। और ये आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट। तो ही कैन किस में चला जाएगा? अभी मैंने बताया कैन का क्या हो जाएगा? कुड। ही कुड राइट अ लेटर, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी कैन है तो कैन को मैंने किस में चेंज किया? कुड में। ये सी क्यों आया? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, और आपको बता दें फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? नीता, तो नीता के सी लेंगे। यदि किसी लड़के का नाम होता तो ही लेते हैं। ठीक है, 6 क्या है? कुड को हमेशा कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में यूज नहीं किया जाता है, कभी कभी कुड को वुड भी तथा एबल टू का भाव दर्शाने हेतु प्रयोग करते हैं। यानी कभी कभी हम ना कुड को वुड में भी चेंज कर देते हैं, यानी एबल भी। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, आज हम लोगों ने वर्ब कंप्लीट किया है, और वर्ब में हम लोगों ने जाना क्या क्या सीखा है कि वी की फॉर्म क्या होती है, डू की फॉर्म और हैव की फॉर्म, कौन सी लिंकिंग वर्ब होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं, मॉडल्स,
ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हम वर्ब की क्लास में सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोगों से कहना है, अभी तक जिस किसी ने भी अभी क्लास नहीं ली है तो वो प्रॉपर नाउन से, आपकी नाउन की 2 क्लासें हो चुकी हैं तो नाउन की ले लें, उसके बाद प्रोनाउन की 2 से 3 क्लासें आपकी प्रोनाउन की हैं। नाउन कंप्लीट करें, नाउन के बाद प्रोनाउन करें और प्रोनाउन के बाद वर्ब। तो आज हम लोगों ने वर्ब यानी कंप्लीट किया है और रिवीजन भी किया है, ठीक है। तो 3 क्लासों में हम लोग वर्ब कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो शेड्यूल में देखना पड़ेगा, यानी एडजेक्टिव की होगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हम आपको पहले कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वो कौन सी क्लास होगी। तो आप सभी से उम्मीद करूंगा कि ये जो क्लासें हो चुकी हैं वो आप देख लीजिए, यानी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और इसी के साथ ही साथ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपको मैंने टास्क दिया था मीनिंग का कि रोज आपको 5 वर्ड मीनिंग न्यू याद करनी है, और जो बैक यानी आप जैसे नई याद करते हो तो पीछे वाली मीनिंगों का आप रिवाइज करें, याद करें, ठीक है। उन्हें देखें कि भूल तो नहीं रहे हो, साथ ही साथ भूलने की तो बीमारी है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद।